नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार किसी इंडिजिनस नाइट विजन गॉगल्स को अपने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए सिलेक्ट किया है। ये वही प्रचंड हेलीकॉप्टर है जो कि हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए परफेक्ट वॉर मशीन है। अब बात करते हैं नेट्रो NB3101 नाइट विजन सिस्टम की, जिसको MKU की तरफ से डेवलप किया गया है। ये नाइट विजन गॉगल नाइट फ्लाइंग ऑपरेशंस को बहुत ही स्मूथ बनाती है, जो कि पायलट्स को अंधेरे में भी बिना किसी दिक्कत के अपने मिशन को कंप्लीट करने में मदद कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स को MKU के नाइट विजन गॉगल्स का पहला एक्सपीरियंस मिला था MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ, यानी कि सबसे पहले ये नाइट विजन गॉगल्स जो थे इनको MI-17 हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया था, जहां पर इन गॉगल्स की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन पाए गए थे। और इसे खुश होकर अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए भी इनको सिलेक्ट करने का फैसला किया गया है। नेट्रो NB3101 की बात करें तो ये एक मॉडर्न नाइट विजन सिस्टम है, जिसे स्पेशली एयरक्राफ्ट पायलट के लिए डिज़ाइन किया गया और इसकी मदद से पायलट्स को लो अल्टीट्यूड्स पे भी नाइट फ्लाइंग ऑपरेशन को करने में काफ़ी आसानी होती है। ये नाइट विजन गॉगल्स में जनरेशन 3 इमेज इंटेंसिफायर सेंसर्स मौजूद है, जो कि पायलट्स को क्लियर इमेज और विजन को प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब साफ होता है कि पायलट्स को दिखने वाली इमेज और भी ज़्यादा शार्प और रियल लगती है, जो कि इनकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बाकी किसी सिस्टम के मुकाबले काफ़ी बेहतर करने में मदद करते हैं और ये एक बेहतर एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करते हैं, जिससे पायलट बेहतर तरीके से नाइट फ्लाइंग ऑपरेशन को कर सकते हैं। अगला अपडेट माउंटेड आर्टिलरी गन की तरफ से। माउंटेड गन सिस्टम इंडियन आर्मी की आर्टिलरी अपग्रेड प्लान का क्रूशियल हिस्सा है, जो आर्मी की फायर पावर और मोबिलिटी को एनहांस करेगा, खास करके उन टेरेन्स में जो चैलेंजिंग्स होते हैं, जैसे कि डेजर्ट कंडीशन हो जाए, प्लेन्स हो जाए और सेमी माउंटेनस एरिया जो होता है, वहाँ पर एक गन काफ़ी काम आने वाले हैं। अभी आर्मी की तरफ से बताया गया कि अगले साल की शुरुआत से ही इंडियन आर्मी की तरफ से DRDO की तरफ से डेवलप किए गए माउंटेड गन सिस्टम का टेस्ट करना स्टार्ट किया जाने वाला है। पिछले साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से माउंटेड गन सिस्टम को खरीदने के लिए ग्रीन सिग्नल को दिया गया था। ये माउंटेड गन सिस्टम 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATGS पर बेस करके बनाए गए थे। ATGS DRDO के द्वारा डेवलप किया गया एक स्टेट ऑफ द आर्ट गन सिस्टम है, जो कि अपनी सुपीरियर रेंज, एक्यूरेसी और फायर पावर के लिए जाना जाता है और ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने के लिए भी जाना जाता है। तो अभी जब माउंटेड गन सिस्टम वेरिएंट आजकल मॉडर्न वॉरफेयर में मोबिलिटी और रैपिड रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुके हैं और माउंटेड गन सिस्टम इंडियन आर्मी को वही एडवांटेजेस देने वाली है। आगे चल के इंडियन आर्मी ने 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड के माउंटेड गन सिस्टम की 800 से ज़्यादा यूनिट को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान बनाया। माउंटेड गन सिस्टम के इंडक्शन से इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्लान को और भी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा धनुष, ATGS, K9 वज्र टी गन्स और टोड आर्टिलरी गन सिस्टम प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर ये एक वेल राउंडेड आर्टिलरी फ्लीट बनेगी, जो हर तरह के ऑपरेशन नीड को एड्रेस कर सकेगी, जो कि हिमालय के हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर से लेके डेजर्ट टेरेन में और रैपिड स्ट्राइक ऑपरेशन तक ये आर्टिलरी सिस्टम इंडियन आर्मी को हर कंडीशन में एडवांटेजेस देने वाले हैं। अगला अपडेट सबमरीन को लेके और अभी हम प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। रशिया की जानी मानी शिपयार्ड रूबिन डिज़ाइन ब्यूरो के CEO मिस्टर इगोर ने अभी प्रोजेक्ट 75I में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी रिस्पॉन्स को सबमिट किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि 2022 में रशिया ने इस प्रोजेक्ट से बाहर जाने का फैसला किया था। उस समय रशिया की तरफ से अपनी अमोर 1650 क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को भारत को ऑफर किया गया था, जिसमें वो इन सबमरीन की 80% टेक्नोलॉजी को भारत में बनाने का प्लान कर रहे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 80% तक इनको लोकलाइज करने का ऑप्शन रशिया की तरफ से दिया गया था। अमोर 1650 को एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ भी इक्विप किया जा सकता है, जो कि सबमरीन को 20 दिन के आसपास अंडर वाटर कंडीशन में रहने की कैपेबिलिटी देता है। लेकिन इनिशियली रशिया ने AIP सिस्टम की बिना अपनी सबमरीन को भारत को ऑफर किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया के DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे AIP सिस्टम को अपनी सबमरीन में इंटीग्रेट करने का प्रपोजल भी दे दिया था। लेकिन उसके बाद रशिया इस टेंडर से पीछे हट गया था। तो अभी जब रशिया वापस इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो देखने वाली बात यह कि इसमें रशिया की तरफ से भारत को क्या ऑफर दिया जाता है,
क्योंकि वर्तमान जो मेन कंपटीशन चल रही है वो जर्मनी की TKMS और स्पेन की नवंतिया ग्रुप के बीच जो सबमरीन है उनके बीच चल रही है, और दोनों ही अपनी सबमरीन की 100% टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करना चाहते हैं और बनाने का प्रपोजल दे चुके हैं। तो देखने वाली बात यह है कि अगर रशिया इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो क्या ऑफर पेश कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के हालात में जर्मनी की TKMS की टाइप 214 क्लास की सबमरीन सबसे आगे चल रही है, और रशिया की जो पुरानी प्रपोजल है उसके मुकाबले भारत के पास पहले से ही 2 बेहतरीन प्रपोजल मौजूद है, जो कि स्पेन की तरफ से दिया गया और जर्मनी की तरफ से दिया गया। तो अगर रशिया को यहाँ पर वापसी करनी होगी तो अपनी प्रपोजल को भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट रफाल M को लेकर। तो इसी बीच जब इंडियन नेवी की तरफ से रफाल M की डील को फाइनल किया जा रहा था तो उसमें इंडियन नेवी की तरफ से रफाल M में मौजूद RBE-2 AESA रडार को इंडिजिनस उत्तम AESA रडार के साथ रिप्लेस करने का प्रपोजल दिया गया था, और नेवी का कहना था कि वो आगे चल के बहुत MiG-29K और रफाल M में उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो कि हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे और उसमें सेम रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इंडियन नेवी की कैरियर में जितने भी फाइटर जेट रहेंगे उन सभी में सेम टाइप का रडार मौजूद रहेगा, जिससे मेंटेनेंस में हमको फ़ायदा तो होगा, साथ ही हम उत्तम AESA रडार के साथ हमारी कोई भी इंडिजिनस वेपन को बिना किसी दिक्कत के इंटीग्रेट कर पाएंगे, जो कि हम RBE-2 AESA रडार के साथ इतनी आसानी से नहीं कर सकते, और इसके लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की क्लियरेंस मिलना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी वजह से नेवी की तरफ से प्रपोजल दिया गया था कि जब हमको रफाल M को डिलीवर किया जाएगा तो पहले से इसमें RBE-2 AESA रडार के बदले उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट करके हम डिलीवर किया जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन अभी इस प्रपोजल को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। वैसे इस पर काफ़ी विचार किया जा रहा था, और ऐसा करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ऐसा करने में रफाल M का मिशन कंप्यूटर में चेंजेस करने पड़ते और रफाल M की एग्जिस्टिंग कन्फिगरेशन में बदलाव करने पड़ते, जिससे रफाल की यूनिट कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता और मॉडिफिकेशन करने में समय भी काफ़ी लग जाता, क्योंकि एक नई रडार को इसमें इंटीग्रेट करने से इसको फ्लाइट टेस्ट करके सर्टिफाई किए बिना सर्विस में शामिल नहीं किया जा सकता है, और ये सब करने में काफ़ी समय लगने वाला था। तो इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन नेवी अपने तरफ से रफाल M में उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट करना चाहती थी, जो कि RBE-2 AESA रडार के मुकाबले बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने वाला था, क्योंकि एक तो उत्तम AESA रडार की जो Mark II वेरिएंट है उसमें 968 TR मॉड्यूल होने वाले हैं, जो कि रफाल की RBE-2 AESA रडार की 838 TR मॉड्यूल से काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि RBE-2 AESA रडार में गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उत्तम AESA रडार की जो Mark II वेरिएंट है उसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लगभग MCA में इस्तेमाल किए जाने वाले रडार के साथ सिमिलर होता, जो कि ऑलमोस्ट 2 गुना बेहतर परफॉर्मेंस और रेंज को प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन साथ ही इसके लिए एक्स्ट्रा पावर और कूलिंग सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती, जिस वजह से रफाल M में इसको इंटीग्रेट करने में थोड़े परेशानी होने की उम्मीद किया जा रहा था, और इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी बिना किसी झंझट के रफाल M को एक्वायर करने का फैसला किया गया, तो उसमें उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट नहीं करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।